हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में देखा था अबाउट द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा जो कि रदरफोर्ड ने दिया था। आज हम उसके लिमिटेशंस को देखेंगे और फर्दर देखेंगे कि न्यूल बोर ने उसमें अपने क्या पॉस्टुलेट्स दिए ताकि जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ नयापन आ जाए या फिर नयापन इन द सेंस मींस कुछ नया डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी चीज में आपको नया डेवलपमेंट करना होता है, कोई नई रिसर्च करनी होती है, तो ऑफ कोर्स आपको उसकी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। एंड दैट कमी इज नोन एज द लिमिटेशन, दैट कमी इज नोन एज द लिमिटेशंस। तो बेसिकली अगर हम पहली लिमिटेशंस की बात करें तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी। इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी भैया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से या इलेक्ट्रोडायनेमिक के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, if electron is revolving, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ बात इलेक्ट्रॉन की ही नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज सिनोनिम टू चार्ज। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसमें से वेव्स इमिट होंगी, एनर्जी मस्ट बी emitting in form of EM waves, EM वेव्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट हो रही होगी। और जब किसी भी चीज से एनर्जी निकलती है तो ऑफ कोर्स वो अपनी एनर्जी क्या करती है, लूज करती है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, और इसके आसपास क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इसके आसपास क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो ऐसा होगा कि कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन घूमते इस न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और इससे क्या होगा, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये रही कि भैया अगर एटम स्टेबल नहीं रहा तो आपका जो आपने मॉडल दिया था एटम का वो तो सही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आती है आपकी स्पेक्ट्रम की। दूसरी बात आपकी क्या होगी, स्पेक्ट्रम की होगी। तो बेसिकली बेटा अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो इससे पहले तो आप ये समझो कि स्पेक्ट्रम है क्या, कि भैया तो और हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जो वाया एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस। अब भैया स्पेक्ट्रम क्या नई बला आ गई, ठीक है, बट फ्रॉम रदरफोर्ड के हिसाब से, रदरफोर्ड्स मॉडल, स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट। स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, डिस्क्रीट है। स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्क्रीट है। तो भैया डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या हो गई। बेसिकली क्या होता है कि आप जब मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक जो एटम होता है वो आसपास कई सारे एटम से सराउंडेड होता है। बेसिकली अगर एक एटम मैं यहां बात कर रहा हूं तो इसके आसपास बहुत सारे एटम हैं, चार छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स हैं। और हर एक एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसपास के नेबरिंग एटम्स के साथ, अगर मैं इस एटम को 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, 4 5, तो अपने नेबरिंग एटम के साथ देखो, ये इसके साथ फोर्स लगाएगा, ये इसके साथ फोर्स लगाएगा, ये इसके साथ फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये इसके साथ फोर्स होगा, ठीक है। हर एक एटम का अपने नेबरिंग एटम्स के साथ एक अलग संबंध होगा, ठीक है, एक क्या होगा, एक अलग संबंध होगा। इस अलग संबंध के हो जाने की वजह से हर एक एटम के अंदर जो जितने मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी डिफरेंट होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी। ऐसे समझिए कि अगर एक जगह पे 4 लोग रह रहे हैं, इन चारों लोगों की आपस की बॉन्डिंग अलग अलग होती है, ऑफ कोर्स, ठीक। किसी की हो सकता है आपकी किसी से बहुत बन रही हो, किसी से बहुत कम बन रही हो, ठीक है। फिर हो सकता है उसकी किसी और से बहुत अच्छी बन रही हो और किसी थर्ड पर्सन से नहीं बन रही हो, ठीक है। तो अलग अलग बॉन्डिंग हो जाने की वजह से क्या होगा कि एक ही एटम के अंदर मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी। जब उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी तो इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि उनसे अब अगर वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के बाहर निकलते हैं तो उनके पास क्या होगा, डिफरेंट एनर्जीज होगी। या अपने अंदर से जो लाइट इमिट कर रहे हैं, जब वो निकल रहे हैं हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहे हैं, तब उनपे वो कई सारे लाइट वेव्स को जनरेट करेंगे, कई सारे ईएम वेव्स को जनरेट करेंगे। और वो ईएम वेव्स या वो जो एनर्जी वो रिलीज करेंगे वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। इस चीज को हम बेसिकली और डिटेल में बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में कि किस तरह से बैंड्स बनते हैं, किस
तरह से वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इन तरह की चीजें बनती हैं। फिलहाल अभी हम अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस बात पे कि पहली दूसरी लिमिटेशंस क्या थी कि स्पेक्ट्रम जो बन रहा है वो कंटिन्यूअस है। स्पेक्ट्रम क्या है? कंटिन्यूअस है। ये बाय एक्सपेरिमेंट पता किया गया। बट रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से हर स्पेक्ट्रम है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 100 जूल और अगले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 200 जूल, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई 400 जूल, और ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई? डिस्क्रीट हो गई, डिफरेंट डिफरेंट वे में हो गई। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द टू लिमिटेशंस। बेसिकली ये दो लिमिटेशंस थी। इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बोर आ गए। अब बोर कौन थे भैया? बोर ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई टीचर गलती कर रहा है और अगर उसका स्टूडेंट उस कैपेबल है तो ऑफ कोर्स वो पहली कोशिश करेगा कि अपने टीचर्स की गलती को कोशिश करेगा कि उसको कैसे मॉडिफाई कर सकें। और ऑफ कोर्स एक अच्छा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी यही होता है कि अगर स्टूडेंट इतना कैपेबल हो रहा है कि वो टीचर्स की चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है, अगर उसकी स्टडी को मॉडिफाई कर सकता है, तो दैट्स कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसी कहते हैं सोसाइटी का डेवलपमेंट होना। तो रदरफोर्ड की बात को, जो उन्होंने जो खोज की थी, उस चीज को और अपग्रेड किया, उनकी बात को और सपोर्ट किया और नई एडवांसमेंट लाई बोर ने। उन्होंने लाई बोर ने। बोर ने इसके लिए क्या कहा, आइए इस पे देखते हैं। तो बेसिकली बोर ने क्या कहा, उन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए, तो अभी मैं आपको वर्बल बता देता हूं, उसके बाद आपको वह एनिमेशन इस चीज को हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड ने पहली कमी दूर करने की बात की, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करती हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करती हैं, मूव्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। बोर्ड ने पहली बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करती हैं। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट मूव करती हैं, विच हैज फिक्स्ड एनर्जी, जिसके पास क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी रहती है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट मूव करेगी और उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। इस वजह से जो आप बात कर रहे थे रदरफोर्ड में कि इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ही वेव जनरेट करेगी और वो एक समय बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, सपोज करना अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस सेल में, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट सेल, इसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। इस एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। तो इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। ये बात इन्होंने पहली पोस्टुलेट दिया अपना, ताकि रदरफोर्ड की बात गलत ना हो। ठीक है बेटा, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज बहुत आसान है, ज्यादा उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने एक बात और इस चीज का सपोर्ट किया कि जो भैया एंगुलर मोमेंटम होगा, यहाँ पे डी ब्रोजली भी आ गए, तो उन्होंने कहा भैया कि एक पोस्टुलेट डी ब्रोजली की सहायता से दे दी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मींस इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही मूव करेंगे और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है mv/r। फॉर्मूला आपने क्लास 12 में भी सुना होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूं। बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होगा? mv/r। तो उन्होंने सिंपल सी बात कही, जो भैया एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा nh/2π की। ये रिलेशन कहां से आया, ये हम बात करेंगे डी ब्रोगली स्टेटमेंट के साथ जोड़कर इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इस चीज को भी उन्होंने अपनी चीज में पोस्टुलेट में शामिल कर दिया। क्लियर? तो बेसिकली इन दो पोस्टुलेट्स को हमने वर्बली समझा कि वर्बली इन्होंने क्या दो पोस्टुलेट दिए अपनी बात को फिक्स करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स किस या एटम्स किस तरह से स्टेबल हैं। आइए इसको एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि हमने जो बोला उसको अच्छे में दिखता कैसे है। तो बेसिकली एनिमेशंस को देखेंगे। बोस मॉडल। तो बेसिकली ये देखिए, आपका ये इलेक्ट्रॉन है। बोर ने, देखिए ये आपके न्यूक्लियस है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक इस तरह से घूम रहा है।
जैसे सोलर सिस्टम में आप देखते हैं ना, यहाँ पे सन है और यहाँ पे कई सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक उसी तरह सिस्टम चल रहा है, ठीक वही स्ट्रक्चर चल रहा है। बस यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। बोर ने बस एक बात कह दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं और हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, और वो उन्होंने बाद में हम डेरिवेशंस के थ्रू देखेंगे उसकी एनर्जी क्या होती है। क्लियर? तो अब देखिए, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखिए लिमिटेशंस में क्या थी कि लिमिटेशंस में ये थी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लूज करेगा तो ये घूमते 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 एक समय बाद यहां गिर जाएगा। ये लिमिटेशन थी, लेकिन बोर ने उस चीज को ओवरकम कर लिया था। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना किस तरह से एनर्जी लूज कर रहा है, कुछ समय बाद ये कम होते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगी। ये बात की पहली समस्या थी। ठीक है, तो चलो घूमता रहेगा ये इस तरह से। ठीक है, अब इसने कहा कि इस तरह से एटम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा एंड ऑल दैट। ओके, फिर देखिए आप कई सारे आप एक क्रिस्टल की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था हर एक एटम नेबरिंग एटम से, एक मिनट से पीछे हो गया, मैंने जैसे बताया था कि मैंने कहा था कि हर एक एटम अपने नेबरिंग एटम से, देखो नेबरिंग एटम के साथ संबंध बना रखा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी रिपल्शन फोर्स लेगा, ये इसके साथ भी अट्रैक्शन फोर्स लेगा क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पॉजिटिव फोर्स लेगा। ठीक है, क्लियर? इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी लेगा। ठीक है, रिपल्शन फोर्स होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हर एक एटम के अंदर जितने भी बेटा इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन केवल अपने ही न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स नहीं ले रहे हैं, ये रिपल्शन फोर्स ले रहे हैं नियर बाय एटम के इलेक्ट्रॉन से, ये अट्रैक्शन फोर्स ले रहे हैं नियर बाय न्यूक्लियस से। तो इस तरह से क्या बन जाती है बेटा, एनर्जी, एक एनर्जी बैंड बनती है। इस तरह से क्या बनती है, एनर्जी बैंड, जिससे हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम के थ्रू बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि जो चीज जितना दूर है, जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर है लास्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, उतना ही तेज उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेज उसकी क्या बढ़ती जा रही है बेटा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो अब ये आप स्पीड से भी नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो लास्ट वाला कितना तेज घूम रहा है, इसका ज्यादा एनर्जी है, लगातार घूम रहा है। अब जैसे हमने बात की एनर्जी के बारे में, तो हमने देखा कि जो लास्ट वाले के पास ज्यादा एनर्जी है, बहुत तेज घूम रहा है, जिसका एनर्जी ज्यादा होती है ना, घूमता बहुत ज्यादा है। तो बेटा E3 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E1, E1 मतलब फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, E2 मतलब सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स, E3 मतलब थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन। जब हम आगे बात करेंगे एनर्जी के लेवल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एनर्जीज का फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे तो ईवी के टर्म्स में एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, जिसमें जेड आपका एटॉमिक नंबर होगा, एन मतलब नंबर ऑफ शेल्स होंगे। तो आप नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ाओगे तो ईवी की वैल्यू ऑटोमेटिकली उस टर्म्स में गिरेगी। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट अगर हम देखें, देखिए पहला पोस्टुलेट लिखा है, इन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन ए डेफिनेट सर्कुलर पाथ, जिसको ऑर्बिट कहा गया। सबसे पहला पोस्टुलेट ये देखा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते हैं, फिक्स्ड पाथ में, और उस फिक्स्ड पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। उसको कहा बोला जाता है, ऑर्बिट। और ये जो कि हमने पहला पोस्टुलेट ये मेंशन्ड है। ठीक, अगली पोस्टुलेट मूव करते हैं, Postulate number 2, देखो the energy levels are represented by an integer n is equal to 1 2 3, 4 known as quantum numbers। हर एक एनर्जी लेवल्स, भाई हर एक एनर्जी लेवल्स किससे डिफाइन करेंगे, एक ऑर्बिट से, कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है कि सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है कि थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। तो बेसिकली आपने देखा कि हमने कहा कि एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर, मींस n इज इक्वल टू 1, यहां पे एनर्जी डिफरेंट होगी, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकंड सेल पे एनर्जी डिफरेंट होगी, n इज इक्वल टू 3 वहां पे एनर्जी डिफरेंट होगी, n इज इक्वल टू 4, इस तरह से एनर्जी बढ़ती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है, तो दूसरी पोस्टुलेट में हमने इस बारे में बात की। और तीसरा पोस्टुलेट, ठीक है, तो बेसिकली जब हमने इन चीजों पे बात की, तीसरा पोस्टुलेट मैंने बता दिया था आपको स्पेक्ट्रम के बारे में कि भाई जो स्पेक्ट्रम है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में होगा। तीसरा पोस्टुलेट मैंने बताया था कि जो
जो उसका स्पेक्ट्रम रिलीज होगा, जो सॉरी नॉट स्पेक्ट्रम, तीसरा पोस्टुलेट मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम वाला, कि जो ये डी ब्रोगली के साथ उन्होंने मिलकर एक चीज जोड़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा किस तरह से नील बोर आए और उन्होंने रदरफोर्ड की बात को सपोर्ट किया और अपनी चीजें पोस्टुलेट्स के थ्रू इस एटम्स के एक स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर या यूं कह सकते हैं स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेडियस, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी एनर्जीज क्या होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, समझिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।